नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में आपको बताया है कि हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो आज से हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करवा रहे हैं यहां पर, और बाकी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और अन्य सारे क्वेश्चंस हैं उनका पीडीएफ बनाकर हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप उनको देख सकते हैं। चलिए आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं शीत युद्ध का दौर। जो पहला चैप्टर आपका है शीत युद्ध का दौर, सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये। इस टॉपिक में शीत युद्ध के दौर में कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप और कौन से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को यहां बनाने का प्रयास किया गया है और उनको हम लोग आज यहां पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सीधा क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का दौर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि शीत युद्ध क्या है। अब शीत युद्ध के बारे में कई ऑप्शन दे देते हैं कि ये ठंडी जगह पे लड़ा गया, ये बर्फ के हथियारों से लड़ा गया, ये तो वो सारी चीजें नहीं हैं। यहां पर शीत युद्ध का अर्थ क्या है? शीत युद्ध का अर्थ होता है मानसिक युद्ध या युद्ध की तैयारी, या युद्ध के पहले जो मानसिक युद्ध होता है, कूटनीतिक युद्ध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध कहते हैं। या मूलतः इसको समझ लीजिए कि शीत युद्ध मानसिक युद्ध होता है, मन में लड़ा जाता है, दिमाग में लड़ा जाता है। ऐसे युद्ध को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें युद्ध नहीं होता है। युद्ध से पहले यानी यह सोचा जाता है कि यदि युद्ध हो गया तो उस दौरान हम को क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, इस सोच के साथ अपनी जो तैयारी की जाती है उसको क्या कहा गया? शीत युद्ध नाम दिया गया। चलिए शीत युद्ध में कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं इसको हम लोग देख लेते हैं कि शीत युद्ध नंबर 1 क्या है? मानसिक युद्ध है। दूसरा, इसमें शीत युद्ध से अभिप्राय क्या होता है? इसमें दो विचारधाराओं यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है? दो विचारधाराओं यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद, जिनके नेता कौन कौन से हैं? पूंजीवाद का नेता है अमेरिका और साम्यवाद का नेता कौन है? सोवियत संघ। के बीच में उन कटु संबंधों का ये इतिहास है, यानी एक लंबी प्रक्रिया है। ये इतिहास है जो उस समय के तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित है। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को में बढ़ावा देने के लिए, यानी कि अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करते हैं। इसमें सैन्य गठबंधन, आर्थिक सहायता, भ्रामक प्रचार एक दूसरे के विरुद्ध तथा सैन्य हस्तक्षेप की सहायता लेते हैं। अब यहां पर आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो शीत युद्ध है ये कहां से प्रारंभ हो रहा है? इसका प्रारंभ हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। और द्वितीय विश्व युद्ध में जीत किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्रों की। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से हैं? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों हैं। यानी कि जीते हुए दो पार्टनरों के द्वारा एक ऐसी तनावपूर्ण माहौल का निर्माण कर दिया गया। यानी कि इसको अगर आप कहें तो लोकल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं कि इसमें लूट के माल की बंटवारे का द्वंद्व है, बंटवारे का झगड़ा है। यानी कि इस विश्व पर कौन राज करेगा, अमेरिका या सोवियत संघ,
कौन सी विचारधारा राज करेगी, पूंजीवादी या साम्यवादी। इसके लिए एक टकराव प्रारंभ हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, जिसको क्या कहा गया, शीत युद्ध कहा गया। और शीत युद्ध के इस दौर में क्या क्या चीजें, मतलब अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मुख्यतः संगठन बनाए गए, सैनिक संगठन बनाए गए, सैनिक गठबंधन किए गए, आर्थिक सहायता दी गई और दूसरे गुट के विरुद्ध में झूठा प्रचार किया गया तथा सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से देशों को अपने ओर, अपने गठबंधन में लाने का प्रयास किया गया। यह तो हो गया कि शीत युद्ध क्या है। जैसे शीत युद्ध अगर पूछ लिया जाता है आपसे कि शीत युद्ध क्या है, 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो सीधा सा लिख दीजिए कि यह मानसिक युद्ध है, यानी कि 2 विचारधाराओं के द्वारा युद्ध से पहले की तैयारी है। और इसमें सम्मिलित कौन कौन से थे, 2 विचारधाराएं थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। इसमें आपको सीधा लिखना है कि 2 विचारधाराओं के बीच मानसिक युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। बस, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम लोग सीधा चलते हैं कि जो शीत युद्ध है, ये जो शब्द आया, ये कहां से आया, ये किसने दिया। तो सबसे पहले चलते हैं कि शीत युद्ध जो शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, ये बर्नार्ड बरूच ने, ये अमेरिकन थे, बर्नार्ड बरूच, इन्होंने 16 अप्रैल 1947 को इस शब्द शीत युद्ध का प्रयोग किया। ठीक है, यहां याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किसने किया। तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बर्नार्ड बरूच ने 1947 में। ये अमेरिकन थे और इस शीत युद्ध शब्द का प्रथम बार प्रयोग बर्नार्ड बरूच ने किया। लेकिन इसको फैलाया किसने, वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने इसका विस्तार किया, इसे लोगों को बताया कि है क्या ये कोल्ड वार नामक थ्योरी को आगे बढ़ाया। तो ये आपको जानना आवश्यक था। चलिए सीधा चलते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में मिसाइल या परमाणु मिसाइल को तैनात किया। यहां आपको देख लेना है कि वो कौन सा देश था। अब आप कहिए कि सीधा क्यूबा संकट पे क्यों आ गए। क्यूबा संकट वो संकट है जिसके माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए थे। लगा था कि अब तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, शीत युद्ध समाप्ति की स्थिति में है और अब सीधे सीधे युद्ध हो जाएगा, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। चलिए इसको देख लेते हैं कि 1962 में किस देश ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश ने 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सोवियत संघ, अमेरिका, जर्मनी, जापान। तो इसका सीधा सा आंसर है सोवियत संघ। अब इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा अगर समझते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे कि जब शीत युद्ध में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा था तो क्यूबा एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका के पास में है और वो कहीं ना कहीं साम्यवाद से प्रभावित था। अब साम्यवाद पूंजीवाद को रोकना चाहता था और उस रोकने की स्थिति में अन्य जगह नहीं रोक पा रहा था या उतनी तेजी से नहीं रोक पा रहा था, तो उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका को ही टारगेट कर दिया और अमेरिका से पहले इस द्वीपीय देश क्यूबा में अपनी मिसाइलों को तैनात कर दिया। और कौन सी मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दिया। जब ये परमाणु मिसाइलें तैनात की तो अमेरिका ने इसका विरोध किया और अमेरिका ने उनसे कहा कि इन मिसाइलों को हटाइए, इन मिसाइलों को आप नहीं हटाएंगे तो इसका बहुत घातक परिणाम होगा। और अमेरिका ने भी अपनी सारी मिसाइलें उसके सामने लगा दी।
जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ को इसमें पीछे हटना पड़ा, और जब सोवियत संघ पीछे हटा तब इस विवाद का समापन हुआ। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध युद्ध में परिवर्तित होने जा रहा था। हमने आपको बताया शीत युद्ध क्या है, युद्ध की तैयारी है, मानसिक युद्ध है। यानी कि युद्ध से पहले अपनी संख्या बढ़ाना, अपने हथियार बढ़ाना, अपने मित्र बढ़ाना, ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन सीधा युद्ध नहीं हो रहा था शीत युद्ध में। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि शीत युद्ध ठंडी जगह पर लड़ा जा रहा था या बर्फ के हथियारों से लड़ा जा रहा था। शीत युद्ध क्या है, युद्ध से पूर्व की तैयारी है। तो शीत युद्ध में 1962 में वो समय आया जब सीधे सीधे लगा कि अब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य युद्ध हो जाएगा। तो वो स्थिति की प्रारंभ कैसे हुआ था, 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा नामक द्वीपीय देश पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। परमाणु मिसाइल जब तैनात हो गई तो सारा का सारा अमेरिका उन परमाणु मिसाइल के जद में आ गया या क्षेत्र में आ गया। कभी भी परमाणु मिसाइल से अमेरिका के सभी बड़े शहरों पर हमला किया जा सकता था। तब अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, सोवियत संघ। वो कौन सा देश था जिसने 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की, यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की। और क्यूबा क्या था, साम्यवादी विचारधारा का देश था और सोवियत संघ का पक्षधर था। चलिए अब देख लेते हैं, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। सीधा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन उसकी भाषा थोड़ी थोड़ी घुमा दी जाती है तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज को समझते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध में चरम बिंदु कई बार पहुंचे, कई बार लगा कि आमने सामने युद्ध हो जाएगा, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख कौन सा था, क्यूबा मिसाइल संकट। इसका आंसर भी क्या होगा, क्यूबा मिसाइल संकट। शीत युद्ध का चरम बिंदु जो 1962 में आया, जिसको क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो आप जानते हैं, नाटो क्या है, नाटो एक सैन्य गठबंधन है। कई बार पूछा जाता है, अधिकतर हर दूसरे साल इस क्वेश्चन को 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर में निश्चित तौर से पूछ लिया जाता है कि नाटो क्या है। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना 1949 अप्रैल में हुई, या कह लीजिए कि अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई। क्लियर, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। नाटो क्या है, उन देशों का संगठन है जो पूंजीवादी देशों ने एक सैन्य गठबंधन किया था और कहा था कि नाटो के एक देश पर आक्रमण नाटो के सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा, और यदि कोई देश नाटो के एक देश पर आक्रमण कर देता है तो वो नाटो के समस्त देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। इसलिए नाटो वो सबसे इंपॉर्टेंट सैन्य गठबंधन है जो कब बना, अप्रैल 1949 में बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा, चाहे 1 नंबर में पूछा जाए, चाहे 2 नंबर में, चाहे 4 नंबर में, और कभी कभी तो ये 6 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो बड़े क्वेश्चंस के आंसर हैं, छोटे के भी आंसर, बड़े के भी आंसर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उनसे आप अपना देख सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, बे ऑफ पिग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया। बे ऑफ पिग्स याद रखिएगा, बे ऑफ पिग्स कई बार पूछ लिया गया है। बे ऑफ पिग्स आक्रमण किस देश के विरुद्ध किया गया। कौन सा देश है, क्यूबा।
क्यूबा के विरुद्ध ये किया गया। कौन सा है, क्या नाम दिया गया उसको? बे ऑफ पिग्स, यानी कि पिग्स का रास्ता। ठीक है, यहां केवल इतना ही याद रखना है कि बे ऑफ पिग्स जो आक्रमण था किस देश के विरुद्ध था, तो वो कौन सा है? क्यूबा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। बर्लिन क्या है? बर्लिन एक शहर है। बर्लिन में दो भागों में विभाजन था। एक पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे और एक साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने एक दीवार बना दी जिससे कि पूंजीवादी विचारधारा के लोग उनके यहां ना घुस सकें। उसके लिए क्या कहा गया? उस दीवार को कहा गया बर्लिन की दीवार। और जब यह शीत युद्ध समाप्त हुआ तब उस समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? इस बर्लिन की दीवार को ढहाने का। बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो आपको याद रखना है यहां पे कि बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 1989 में। 89 क्या हुआ? 1989, याद रखिए 1989 में क्या हुआ? बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। कई विद्वान मानते हैं कि यहीं से शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति मुख्यतः कहां से होती है? जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ बट जाता है, तब उसको माना जाता है। तो कई लोग बर्लिन की दीवार के गिरने को भी शीत युद्ध की समाप्ति मानते हैं। तो ये बर्लिन की जो दीवार है जो ढहाई गई, कब ढहाई गई? 1989 में। 1989 में जब इसको गिरा दिया गया तभी से माना जाता था कि शीत युद्ध अब समाप्ति की दौर में पहुंच रहा है, समाप्त हो रहा है। लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त माना जाता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? इसमें आपको 4 सन दे दिए जाएंगे। 1990 में हुआ, 1991 में हुआ, 1992 में हुआ, 1993 में हुआ। तब आप फंस जाते हैं, एकदम पास पास के सन दे दिए। तो आपको याद रखना है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ। कब हुआ? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। मैं इससे ज्यादा इन छोटे क्वेश्चंस को नहीं समझा सकता हूं। आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, और एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे कहीं और नहीं जाएंगे, आराम से आप इनको हल कर लेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब और कहां हुआ? क्या है? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नेम आप समझ रहे हैं? प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब और कहां हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सैकड़ों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आप कभी अटकिएगा मत। सबसे पहले नेम का जो पहला अधिवेशन था वो 1961 में हुआ था, और ये कौन सी जगह थी? ये बेलग्रेड जगह थी। बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नेम। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो याद रखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन को मानसिक रूप से 1956 में बनाया गया, लेकिन इसको कार्य रूप दिया गया कब? 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में। तो ये हमेशा याद रखिएगा, बेलग्रेड सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है। तो बेलग्रेड सम्मेलन हमेशा याद रखने वाली बात है। चलिए अब वही बर्लिन का जो हमने आपसे बताया था कि बर्लिन की दीवार कब ढहाई गई, अब क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था। यानी कि
कब इसका निर्माण किया गया बर्लिन की दीवार को? तो शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए, या कह लीजिए पूंजीवाद के प्रभाव को कम करने के लिए साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने बर्लिन नामक शहर में एक दीवार का निर्माण कराया, जिसको कहा गया, जो कब हुई? 1961 में इसका निर्माण कराया गया। कब कराया गया? 1961 में। ये इसको भी चरम बिंदु माना जाता है। शीत युद्ध के चरम बिंदुओं में से एक प्रभाव यह भी है कि बर्लिन में दीवार का बनाया जाना। लेकिन अगर आप देखें कि दीवार का बनाया जाना चरम बिंदु तो था, लेकिन सबसे ज्यादा चरम बिंदु कब था? 1962 वाला। 1961 में तो गुस्साए लोग, अमेरिकन गुस्सा गए, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं गुस्साए। लेकिन 1962 में जब क्यूबा में मिसाइलें तैनात की गई, तब वो बुरी तरीके से परेशान हो गए और लगा कि, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तब आप क्या करेंगे? इसको बर्लिन की दीवार को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? क्यूबा मिसाइल संकट को लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए, अब हम लोगों ने देख लिया है, अब देख लेते हैं सीधा सा कि शीत युद्ध क्या है। अभी हम लोगों ने समझ लिया था। तो शीत युद्ध में सीधा सा है, मानसिक युद्ध है, युद्ध के पहले की तैयारी है, युद्ध नहीं हो रहा है इसमें। कई बार पूछ लिया जाता है, एक बार सीधा सीधा पूछ लिया गया था कि ये ऐसे ठंडे हथियारों से लड़ा गया, ठंडी जगह पे लड़ा गया, या दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध की तैयारी थी। तो सीधा है, ये दो विचारधाराओं के मध्य युद्ध के पहले की तैयारी या मानसिक युद्ध था। इसमें युद्ध नहीं हो रहा है कहीं भी। अगर इतने दिन तक युद्ध चल जाता तो सारी दुनिया ही समाप्त हो जाती। ऐसा नहीं हो रहा था, युद्ध चल नहीं रहा था, केवल युद्ध की तैयारियां चल रही थीं और उसी तैयारी के दौरान ये समस्याएं खड़ी हुई। अब क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध एक विचारधारात्मक युद्ध था, कैसे? इसको आपको समझा देना है कि कैसे था विचारधारात्मक युद्ध। तो सीधा सा है, हमने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के मध्य हुआ ये आप लोग जानते हैं। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था, और मित्र राष्ट्र उसमें विजेता हुए। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों थे। अब जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों थे, दोनों विजेता हुए, तो इन विजेताओं में आपस में टकराहट होने लगी कि संपूर्ण दुनिया पर राज कौन करेगा, किसकी विचारधारा आगे बढ़ेगी। क्योंकि पूंजीवादी विचारधारा एकदम अलग है और साम्यवादी विचारधारा एकदम अलग है। जहां पूंजीवाद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए और राज्य को कम से कम काम करना चाहिए, यानी कि राज्य को एक एम्पायर की भूमिका में ये, जबकि साम्यवाद क्या कहता है? साम्यवाद कहता है कि सारे कार्य राज्य को करना चाहिए, व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इवन एक स्थिति तो ऐसी आ जाती है जहां पर ये पत्नियों के साम्यवाद की भी बात करते हैं, पूंजी के साथ साथ पत्नियों के भी साम्यवाद की बात कर देते हैं। तो ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से एकदम अलग थीं। एक उत्तरी ध्रुव की थी, दूसरी दक्षिणी ध्रुव की थी। दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। लेकिन संपत्तिहीन लोगों के बीच में पॉपुलर हो रही इस विचारधारा ने पूंजीवाद को लगातार टक्कर दी। यहां इतना सारा नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखना है कि युद्ध के पश्चात संपूर्ण दुनिया को अपनी विचारधारा में लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने प्रयास किया, और इसी प्रयास की परिणति थी शीत युद्ध। बस इतना सा आपको लिखना है कि किस तरीके से विचारधारा, ये तो आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि विचारधाराएं कैसी थी। ऐसा नहीं था कि विचारधाराएं मिल जाती आपस में। दो एक दूसरे से मिलती जुलती विचारधाराएं, थोड़ा सा अंतर होता है तब तो मिल जाती हैं वो, लेकिन एकदम विपरीत विचारधाराएं मिल नहीं सकती। इसलिए उन विचारधाराओं में
हमेशा टकराहट बनी रहती है और यही टकराहट हमें दिखाई दी कब? शीत युद्ध में दिखाई दी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में आपको दो तो बता ही दिए हमने, सोवियत संघ और अमेरिका, लेकिन इनके साथ में और कौन कौन से राष्ट्र थे उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें सोवियत संघ था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सारे राज्य इसमें मिले हुए थे। तो आपको इन चार से ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। कौन सा? 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के किन दो शहरों पर बम गिराए गए? क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के किन दो शहरों पर परमाणु हमला किया गया या परमाणु बम गिराए गए? तो ये कौन कौन से थे? एक तो था हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। कौन सा था? हिरोशिमा और नागासाकी। और इन पर दो बम गिराए गए थे। उन बमों का नाम याद रखिए। हिरोशिमा और नागासाकी तो हो सकता है कई बार ना पूछा जाए, लेकिन इन पर जो बम गिराए गए थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। क्या नाम था? लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा और फैट मैन यानी कि मोटा आदमी। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक परमाणु बम गिराए गए जिसमें बहुत सारी तबाही हुई। यहां केवल हमको यह जानना है कि पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किसने किया? अमेरिका ने किया। और किसके विरुद्ध किया? जापान के विरुद्ध किया। जापान के किन दो शहरों में वो बम गिराए गए? तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए। और उन बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन नामक उन दो बमों का प्रयोग किया गया। आप देख लीजिए, इसमें अगर हम लिखवाते चले जाएं तो 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन हमें क्वेश्चंस की संख्या नहीं बढ़ानी है, हमको पूरी जानकारी रखनी है और हम खट से वो लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं कि जब 1949 में नाटो बना तो अब नाटो ने क्या किया? नाटो किन का संगठन था? पूंजीवादी देशों का संगठन था नाटो। अब नाटो के विरोध में सोवियत संघ ने एक संगठन का या कह लीजिए सैनिक गठबंधन का निर्माण किया। उस सैनिक गठबंधन का नाम क्या था? वार्सा संधि। क्या नाम था? वार्सा संधि। और इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। कब हुई? 1955 में हुई। वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई। और इसका कार्य क्या था? क्या करने के लिए इसको बनाया गया था? यह यूरोप में नाटो के प्रभाव को रोकने के लिए बनाई गई थी। यूरोप में इस मतलब स्पेसिफिक बनाई गई थी कि यूरोप में जो नाटो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से गरीब राज्यों को पैसा दे रहा है उनका पुनर्निर्माण करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए एक नया गठबंधन तैयार किया गया। उस गठबंधन का नाम क्या है? वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट। इस वार्सा पैक्ट को कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। और हां, एक और ध्यान रखने वाली बात है कि सोवियत संघ के द्वारा लगभग एक ही गठबंधन बनाया गया, या कह लीजिए साम्यवादी देशों के लिए केवल एक ही गठबंधन था, जबकि पूंजीवादी देशों ने कितना? नाटो, सीटो, सेंटो, कई संगठन बनाए थे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, मिलान करवाने के लिए पूछ लिया जाए कि नाटो किसने बनाया, सीटो किसने बनाया, सेंटो किसने बनाया, वार्सा पैक्ट किसने बनाया, तो आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि वार्सा पैक्ट सोवियत संघ ने बनाया, बाकी जितने भी हैं वो अमेरिका ने बनाए। तो आपको बड़ी आसानी रहेगी इसको याद करने में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मार्शल प्लान क्या था। कई बार पूछा जाता है कि ये मार्शल प्लान क्या था। मार्शल कौन थे? एक अमेरिकन थे। और मार्शल ने क्या किया?
मार्शल ने एक प्लान तैयार किया। किसके लिए? पूंजीवाद के विस्तार के लिए। पूंजीवाद के विस्तार के लिए मार्शल नामक अमेरिकन ने एक प्लान तैयार किया। उसी को क्या कहते हैं? मार्शल प्लान कहते हैं। अब ये किस चीज के लिए था, किन देशों के लिए था, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता को मार्शल प्लान कहा जाता है। समझ में आ गया? पश्चिमी यूरोप में, यूरोप दो तरीके से बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप क्या था? कहीं ना कहीं सोवियत संघ के प्रभाव में था और पश्चिमी यूरोप अमेरिका के प्रभाव में था। अब अमेरिका इन देशों को अपने साथ रखने के लिए इनके विकास में जो आर्थिक सहायता पहुंचानी थी, वो आर्थिक सहायता किन देशों को कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया। उसको क्या कहा गया? उसको मार्शल प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अभी नेम पढ़ा, अगला क्वेश्चन आता है नेम के बाद कि सुकार्नो कहां के नेता थे? सुकार्नो जिन्होंने नेम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो सुकार्नो कहां के नेता थे? तो सुकार्नो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। सुकार्नो कौन थे? सुकार्नो इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आप लोगों ने जान लिया। अब देख लीजिए कि शीत युद्ध, हमेशा आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच में लड़ा गया। तो गुट किसको कहेंगे? पूंजीवादी। एक गुट था पूंजीवादी और एक था साम्यवादी। दो गुट थे, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। जिसका नेता पूंजीवाद का कौन था? अमेरिका। और साम्यवाद का नेता कौन था? सोवियत संघ। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, इस गुट में कह देते हैं अमेरिकन गुट और सोवियत संघ गुट। ऐसा नहीं है। गुट का नाम क्या था? पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, जिनके बीच में ये टकराहट आई। हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए। वैसे ऐसा क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हमारे विद्वान साथी जब बनाने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा कठिन करने के लिए एक आध दो क्वेश्चन बाउंसर फेंक ही देते हैं। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। क्या है? अटलांटिक चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो आप देख लीजिए, अटलांटिक चार्टर पर अगस्त 1941 में हस्ताक्षर हुए थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नाटो के बाद एक दूसरा संगठन था जिसे सीटो नाम दिया जाता था, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। कब बना ये? 1954 में बना ये सीटो, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन 1954 में बना। और इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित थे इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड और अमेरिका इसमें सम्मिलित था। और भी देश इसमें सम्मिलित थे। लेकिन आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। कब बना? 1954 में बना। और इसमें कितने देश सम्मिलित थे? सीधा सा है, अमेरिका के द्वारा बनाया जा रहा है, तो पूंजीवाद के प्रसार के लिए बनाया जाएगा। पूंजीवाद का प्रसार करने के लिए ही ये सैनिक गठबंधन बनाए जा रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य किन्हीं दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम बताइए। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि अमेरिका तथा सोवियत संघ के मध्य दो अस्त्र नियंत्रण संधियों के नाम बताइए। अस्त्र नियंत्रण संधियां बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हम लोग यहां दो की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 1 1972 में हुई थी। दूसरा सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1993 में हुई है। कब हुई? 1993 में हुई।
अब देख लीजिए, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इन संधियों में किन देशों ने हस्ताक्षर किए। तो आपको बहुत सारे देश जानने की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा सा है कि अमेरिका जरूर करेगा और सोवियत संघ करेगा। अगर उसमें पूछ लिया कि सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि पर कौन से दो राज्यों ने हस्ताक्षर किए, सीधा है अमेरिका और सोवियत संघ। बाकी राज्यों को बारे में आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां पर क्वेश्चन को आपको हर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है और किस तरीके से आप उसका आंसर उसमें से निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही होते हैं। ऊपर क्वेश्चन कुछ पूछा गया, नीचे क्वेश्चन कुछ पूछा गया। अगर आपने ठीक से ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा है तो नीचे वाले का आंसर उसी में मिल जाता है आपको। तो इसलिए पेपर को भी ढंग से पढ़ना सीखिए, और जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपके उन्हीं क्वेश्चन पेपर से ही उसके आंसर मिल जाते हैं। चलिए, खैर यहां ज्यादा नहीं इसकी चर्चा करेंगे, सीधा चलते हैं। मित्र राष्ट्र हमने समझ लिए, अब धुरी राष्ट्र देख लेते हैं जिनके मध्य युद्ध हुआ था। कई बार पूछ लेता है धुरी राष्ट्रों के नाम बताइए। तो धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से थे? जर्मनी, इटली द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हुए। तो जर्मनी और इटली बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब देख लीजिए कि यहां पे विश्व का बंटवारा हुआ, संपूर्ण दुनिया बांटी गई, और उस दुनिया में क्या क्या नाम दिए गए उसको आप लोग समझ लीजिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम दुनिया, द्वितीय दुनिया, तृतीय दुनिया किसको कहा गया, या प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व और तृतीय विश्व किसको कहा गया। तो प्रथम विश्व किसको कहा गया? प्रथम विश्व में विकसित देश, यानी कि जो अपना विकास कर चुके हैं, ऐसे पूंजीवादी देशों को रखा गया। प्रथम विश्व में कौन कौन से लोग आए? जो अपना विकास कर चुके पूंजीवादी देश थे। और दूसरे विश्व में किसको रखा गया? साम्यवादी देशों को रखा गया, जिनका विकास तो कम हुआ लेकिन वो एक विशेष विचारधारा में जुड़े हुए थे, यानी कि साम्यवाद के अंतर्गत थे। तो उनको क्या कहा गया? दूसरा विश्व कहा गया। और जो लोग विकासशील थे उनको क्या कहा गया? तीसरा विश्व कहा गया। कई बार कह दिया जाता है कि तीसरे विश्व के पिछड़े हुए देश या विकासशील देश, पिछड़े को ही पॉलिश कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं विकासशील देश, यानी कि बुरा ना लगे किसी को भी। अगर आप पिछड़ा बोल देंगे तो वो बुरा मान जाएगा, इसलिए उसको पिछड़ा ना कह के सीधा कह दिया जाता है विकासशील, यानी कि ये विकास कर रहे हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं, मतलब पिछड़े तो हैं लेकिन ये विकास कर रहे हैं, तो उसको नाम दे दिया जाता है विकासशील देश। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दो नेताओं के नाम बताइए। तो दो नेता कौन कौन से हैं? जोसेफ ब्रास टीटो। इनमें सबसे पहले हम क्या नाम देंगे? जोसेफ ब्रास टीटो। ये कहां के थे? यूगोस्लाविया के थे। और दूसरा हम अपने प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, क्योंकि नैम को बनाने में, नैम का गठन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक का नाम हम पहले आपको बता चुके हैं, सुकार्नो, जो कहां के थे? इंडोनेशिया के थे। तो सुकार्नो और इन सब लोगों ने मिलके वो बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया था। चलिए, अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार छोटे में भी आता है, बड़े में भी आता है, बहुत बड़े में भी आता है, कि अवरोध क्या है? अवरोध क्या है? तो अवरोध का अर्थ केवल समझिए कि अवरोध को कहा जाता है रोक एवं संतुलन, यानी कि किसी को रोकने के लिए और संतुलन बनाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? अवरोध कहते हैं। अवरोध एक शब्द है जो गढ़ा गया किसके लिए? किसी के प्रसार को रोकने के लिए और विश्व में संतुलन स्थापित करने के लिए अवरोध को बनाया गया। अवरोध के बारे में जितनी भी चीजें होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कैसे चेक करेंगे? यहां पे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहां है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं जान रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानने की प्रक्रिया भी आपको यहां बताई जाएगी। उससे आप इस वीडियो के नीचे जो ये चल रहा है, वीडियो के तुरंत नीचे जो इसके बारे में लिखा गया है, इस पे क्लिक करके इस पे आप देख लेंगे तो पीडीएफ के माध्यम से आपको सारे नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। आपको लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, सारे नंबर के क्वेश्चन के आंसर आपको यहां पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। 99% क्वेश्चंस के आंसर आपको उपलब्ध होंगे। 1% जो बाउंसर क्वेश्चन हैं उनकी हम यहां पर गारंटी नहीं लेते हैं। चलिए अगला वीडियो लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।